नई दिल्ली। महात्मा गांधी ने अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया होता तो क्या आज़ाद भारत की तस्वीर कुछ और होती? महात्मा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस का विरोध क्यों किया था? इस संबंध में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आज़ादी हासिल करने के तरीके को लेकर दोनों में मतभेद था। गांधी जी अहिंसा और असहयोग से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। इन इतिहासकारों का कहना है कि सैद्धांतिक विरोध के बाद भी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, जबकि रुद्रांगशु मुखर्जी जैसे इतिहासकारों का कहना है कि गांधी जी नेहरू की तरफ झुके हुए थे। गांधी जी के पास सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई जगह नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय वे कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। मकबूलियत के मामले में जवाहरलाल नेहरू भी उनसे पीछे थे। पार्टी में अपनी नीतियों को लागू करने के लिए नेताजी फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने फिर अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी। नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया। गांधी जी किसी कीमत पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। गांधी जी ने नेताजी के खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को अपना समर्थन दिया। तब गांधी जी ने कहा था, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। चुनाव हुआ। गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उस समय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी जी फीके पड़ गए। गांधी जी इतने निराश हो गए कि उन्हें कहना पड़ा कि यह मेरी हार है। इस जीत से नेहरू भी असहज हो गए। अजीबोगरीब स्थिति थी। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में थे, जबकि गांधी जी और नेहरू उनके विरोध में थे। इससे आहत होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपना रास्ता अलग कर लिया। इस्तीफे के 2 साल बाद नेताजी भारत से विदेश चले गए और आज़ादी की लड़ाई के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे अमीयनाथ बोस को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि मेरा किसी ने भी उतना नुकसान नहीं किया जितना कि जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस समय गांधी जी की विरासत संभालने के लिए 2 सबसे उपयुक्त नेता थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन गांधी जी को बोस से दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना। उस समय कांग्रेस और संपूर्ण भारतीय राजनीति एक अहम मोड़ पर खड़ी थी। अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अगुवा बन जाते तो जाहिर है आज़ादी के बाद की तस्वीर कुछ और ही होती। इतिहासकार रुद्रांगशु मुखर्जी के मुताबिक गांधी जी के पास सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई जगह नहीं थी। बोस का मानना था कि वो और नेहरू मिलकर इतिहास बना सकते थे, लेकिन ये मुमकिन न हुआ। बोस की लोकप्रियता से नेहरू के मन में असुरक्षा की भावना आ गई। रुद्रांगशु मुखर्जी के मुताबिक 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर आने के बाद नेहरू अपनी राजनीति को लेकर आश्वस्त नहीं हो सके थे। सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की नेहरू सरकार ने 16 साल तक जासूसी कराई। नेहरू मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस करिश्माई नेता है। वही एक ऐसा नेता है जो कांग्रेस के खिलाफ लोगों को गोलाबंद कर सकते थे। नेहरू को लगता था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है और कहीं वेश बदल कर रह रहे हैं। अगर वे भारत लौट आए तो कांग्रेस ध्वस्त हो जाएगी। 26 नवंबर 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तब के विदेश सचिव सुविमल दत्त को एक गोपनीय पत्र लिखा था और सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अमीयनाथ बोस के जापान जाने का ब्यौरा मांगा था। 23 अगस्त 1945 को यह खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके एक दिन बाद 24 अगस्त को महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक देशभक्त तो बताया, लेकिन उन्हें गुमराह भी किया था। इस पत्र में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक देशभक्त तो बताया था, लेकिन उन्हें गुमराह भी किया था। इस पत्र में एक जगह गांधी जी ने लिखा था, मैं जानता था कि उनका काम विफल होने वाला है।
कई स्थानों पर गांधी जी ने उनकी संगठन क्षमता और सर्वधर्म सद्भाव की तारीफ की है, लेकिन यह भी एक सच है कि अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए तो इसकी एकमात्र वजह गांधी जी ही थे। धन्यवाद।